एनसीईआरटी हाइलाइट सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है मेरे दोस्तों। मैं आज आप लोगों के साथ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर की हर एक सिंगल लाइन एनसीईआरटी की उधेड़ करके आपसे डिस्कस करने वाला हूं। चाहे वो कैसा भी चैप्टर हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपके साथ डिस्कस करूंगा। चाहे आप लोग जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा करके देखा है, सारा का सारा पेपर आपको एनसीईआरटी की इन छुपी हुई लाइनों से मिल जाएगा। सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह कह देना चाहता हूं, अगर आप इसी प्रकार के माइंड मैप भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। हर चैप्टर के हर एक जो जैसे ये है ना अल्कोहल, इसके लिए जैसे मैंने एक यहां पर माइंड मैप बनाकर रखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं ऐसा ही माइंड मैप आपको चाहिए तो मुझे जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। उसके लिए मैं अलग से एक सीरीज भी चला दूंगा अगर आप लोगों को चाहिए तो। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अल्कोहल, फिनॉल जो होते हैं वो बनते कैसे हैं। देखो दोस्तों, अगर मेरे पास एक कंपाउंड है, आर है और एच है, इसे तो मैं एल्केन कहूंगा। जब इस कंपाउंड के अंदर से मैं हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता हूं, अगर मैं इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूं, हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद मैं OH लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? हाइड्रोजन को निकालो और OH को लगाओ। ये क्या बन जाएगा? ROH बन जाएगा। ये क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। क्या बन गया बच्चों? अल्कोहल बन गया। इसी प्रकार से अगर मेरे पास एक और कोई कंपाउंड है, यानी कि अराइल हलाइड है या अरीन कंपाउंड कहा जा सकता है, एरोमेटिक कंपाउंड कहा जा सकता है। इसमें से भी H को हटाओ, OH को लगाओ और अब बन जाएगा AROH, स्पेसिफिकली AROH। इसे कहा जाएगा फिनॉल डेरिवेटिव। क्योंकि अभी मैंने AR को डिफाइन नहीं किया है तो मैं इसे फिनॉल के डेरिवेटिव कह सकता हूं। यदि मैंने PHH को लिया था जो कि बेंजीन है, बेंजीन में से अगर आपने हाइड्रोजन को निकाल लिया, अगर आपने हाइड्रोजन को निकाला, OH को लगाया, तो हाँ, ये पक्का से कंपाउंड क्या बन जाएगा? अब फिनॉल बन जाएगा। ये कंपाउंड है फिनॉल। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे, गलती नहीं करनी है। आर होता है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, AR जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है अराइल ग्रुप। आइए अब इस बात को यहां पर पढ़ते हैं। अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, उसमें से रिमूव करने के बाद जब H की जगह पर OH को लगा दिया जाता है। जो अल्कोहल होता है उसके अंदर एक से ज्यादा या एक या एक से ज्यादा OH भी हो सकते हैं डायरेक्टली, जो कार्बन से कनेक्टेड होते हैं। जबकि मेरे पास जो फिनॉल है उसका जो OH है वो डायरेक्टली कार्बन, ऐसी कार्बन जो कि एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है, जैसे कि ये रहा एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट, उसी से ही कनेक्टेड होना चाहिए। गलती से भी अल्कोहल को फिनॉल या फिनॉल को अल्कोहल मत बोल देना, ये मिस्टेक मत करना। दे आर नॉट सेम, दे आर टू डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स। जो सब्स्टिट्यूशन होता है हाइड्रोजन का, जो ये बात कह रहा है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन एटम इन दी हाइड्रोकार्बन बाय अल्कोक्सी या फिर अराइल ऑक्सी, उससे हमें ईथर मिल जाता है। यही हमारा तीसरा पार्ट है। यानी कि अगर RH कंपाउंड था, RH में से H को हटाया, H को हटाने के बाद अगर आप H हटा करके यहां पे OR लगाना चाहते हैं, ROR बन जाएगा, ROR बन जाएगा। तो ये अगर दोनों सेम है दोनों तरफ तो उसे सिमेट्रिक कहेंगे, अगर दोनों अलग अलग है तो उसे अनसिमेट्रिकल कहेंगे। ये कैसा दिख रहा है? सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ R सेम है। ये कैसा दिख रहा है? अनसिमेट्रिकल दिख रहा है। सिमिलरली अगर आप R के साथ यहां पे AR लगाना चाहते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? एरोमेटिक, एलिफेटिक, ईथर है। ये ईथर बन गया। बेसिकली कार्बन ऑक्सीजन कार्बन वाला जो होता है उसे ईथर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ईथर बोला जाता है। आइए और चीजों को समझते हैं। अल्कोहल में यदि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही OH मौजूद है तो उसे मोनोहाइड्रिक कहेंगे। अगर 2 OH लगे हुए हैं तो उसे डाइहाइड्रिक कहेंगे। 3 OH लगे हुए हैं तो उसे ट्राइहाइड्रिक कहेंगे। इस प्रकार से उसे मोनो, डाई, ट्राई में क्लासिफाई किया जा सकता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्या होता है? जिस कार्बन से, जिस पर्टिकुलर कार्बन से ये OH जुड़ा हुआ है वो और कितनी कार्बन से जुड़ा हुआ है। मैं ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैंने कार्बन कहा और कितनी कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि प्राइमरी हुआ। ये और कितनी कार्बन से जुड़ा हुआ होगा? सेकेंडरी 2 से जुड़ा होगा। ये कितनी और कार्बन से जुड़ा हुआ? 3 से। तो इसे टर्शियरी कहेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का आपको पता होना चाहिए। अब एलाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं, जरा ध्यान दीजिए। आपके पास एक ऐसी कार्बन है जो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, मैं नंबरिंग के हिसाब से चलूंगा, अगर नंबरिंग मुझे यहां से करनी चाहिए, तो ये कार्बन नंबर 1 जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और जिसमें कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो इसे क्या बोला जाता है? अलाइल अल्कोहल कहा जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? अलाइल अल्कोहल कहते हैं। और ये वाला कंपाउंड भी अलाइल अल्कोहल की ही कैटेगरी में आता है। लेकिन मैंने इस बार यहां से डिग्री को क्या किया? sp3 के साथ साथ ये क्या था? एक कार्बन से जुड़ा हुआ था तो प्राइमरी था। ये है तो अभी भी sp3, लेकिन नीचे एक और कार्बन के अटैच होने से ये सेकेंडरी हो गया और ये वाली कार्बन अब टर्शरी हो गया। है तीनों की तीनों कैसी? sp2 है, सॉरी sp3 है, ये भी कैसी है? sp3 ही है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइब्रिडेशन का डिग्री से कोई भी लेना देना नहीं है। सर ये विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है? जब अगर आप CH2 डबल बॉन्ड CH इसके साथ अगर OH को लगा देते हैं तो इसी ही कार्बन से जो कि प्राइमरी है साथ ही sp2 हाइब्रिडाइज है। जरा ध्यान दीजिए, प्राइमरी वाली sp2 भी हो सकती है, प्राइमरी वाली sp भी हो सकती है, प्राइमरी वाली sp
3 भी हो सकती है। मुझे कमेंट बॉक्स में एक आंसर करना, एक ऐसे अल्कोहल का नाम या फिर एक ऐसे कंपाउंड का नाम जिसके अंदर कार्बन, एक कार्बन कैसी हो, कार्बन होनी चाहिए sp हाइब्रिडाइज्ड होनी चाहिए और साथ-साथ वो कैसी होनी चाहिए, प्राइमरी होनी चाहिए। मुझे इसका आंसर लिख करके देंगे। बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होगा? सर बेंजाइलिक अल्कोहल वो होना चाहिए जब रिंग और OH के बीच में एटलीस्ट एक आपने CH2 को ठूस रखा हो। उस CH2 को ठूसा हुआ है। अब ये जो CH2 था, इस कार्बन को आप फिर से एक और ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। यहां पर भी देखेंगे ऊपर नीचे और इधर भी कनेक्शन लगा हुआ है, तो ये टर्शरी बेंजाइल अल्कोहल हो जाएगा। और देखते हैं क्या कहता है फिनोल की कैटेगरी देखें। इसे मोनोहाइड्रिक कहा जाता है, इसे भी मोनोहाइड्रिक कहेंगे, इसे डाइहाइड्रिक कहेंगे। इसका कॉमन नेम मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी कॉमन नेमिंग के ऊपर डाल रखा है। इसका कॉमन नेम आप मुझे बताएंगे, कॉमन नेम बताएंगे। C/N का मतलब क्या है? कॉमन नेम आप मुझे बताएंगे। ये है ट्राइहाइड्रिक, ये है ट्राइहाइड्रिक। ये तो फिनॉल है, दुनिया जानती है फिनॉल है। मुझे इसका भी कॉमन नेम आप बताएंगे, इसका भी कॉमन नेम आप चैट बॉक्स में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ईथर के बारे में क्या कह रहा है? सिंपल या फिर सिमेट्रिक कहा जाता है। जब कार्बन ऑक्सीजन कार्बन दोनों तरफ जो कार्बन का काउंट है वो दोनों सेम हो तो उसे क्या कहा जाएगा? सिमेट्रिक कहा जाएगा। अगर दोनों की तरफ ऑक्सीजन के दोनों लेफ्ट राइट में कार्बन का काउंट जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है, अजीबोगरीब है, एक दूसरे से अलग है, तो उसे क्या कहा जाएगा? अनसिमेट्रिकल कहा जाएगा। यहां पर ध्यान देना, मेटामरिज्म होता है। इसमें क्या होता है? मेटामरिज्म हो जाता है। अगर दोनों तरफ कार्बन काउंट को अगर आप डिफरेंट करते हो तो मेटामरिज्म आ जाता है। अब देखते हैं जरा, यहां से क्वेश्चन बहुत जबरदस्त बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कि कह रहा है कि ये जो कार्बन है ना, इसके साथ जो ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये लोन पेयर कहीं भी किसी प्रकार से कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, जिसके चलते यहां हाइब्रिडेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी sp3 हाइब्रिडेशन के चलते इसकी जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए तो वो 109 डिग्री के आसपास होना चाहिए था। लेकिन एक तरफ कार्बन ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन है, तो रिपल्शन के चलते थोड़ा सा यहां पर बॉन्ड एंगल हल्का सा कम पाया जाता है रिपल्शन को कंसिडर करते हुए। जब भी मैं रिपल्शन वर्ड बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि रिपल्शन ज्यादा होती है, रिपल्शन कम भी तो हो सकती है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा 109 से थोड़ा सा कम होता है। जब आ जाते हैं यहां पर, ये जो ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर लगा हुआ है, ये वाला लोन पेयर फिनोल, ये जो बेंजीन के साथ अंदर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, जिसके चलते इसकी जो हाइब्रिडेशन है वो थोड़ी sp2 की जैसी होती है। अब sp2 है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 100% अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रखा है ना, टू सम एक्सटेंट ही इन्वॉल्व हो रखा है। तो ये जो बॉन्ड एंगल पाया जाता है, ये वाला जो बॉन्ड एंगल पाया जाता है, ये 109 पाया जाता है, और ये जो बॉन्ड लेंथ है ये करीबन 136 पाई जाती है। कमाल का एग्जाम्पल है। कहने को तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, होना कितना चाहिए था? 120, लेकिन पाया कितना जाता है? 109 के आसपास पाया जाता है। ये वाला बॉन्ड एंगल की बात कर रहा हूं, ये वाले बॉन्ड एंगल की बात कर रहा हूं। ये वाला बॉन्ड एंगल कितना पाया गया था? 109 पाया गया था। तो आप चाहे मिथेनॉल की बात करें, फिनोल की बात करें, तो बॉन्ड एंगल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन जो होता है कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है तो उसे हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व ही नहीं करते। जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसे हम हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे, कहेंगे ये वाली कार्बन कैसी? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये जो ईथर है ना, ईथर ईथर ये देखो, ये वाला बॉन्ड एंगल कैसा है? सर ये एक बार फिर से कैसी होनी चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज होनी चाहिए, यानी कि बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 109 होना चाहिए था, लेकिन निकलता कितना? 111.7 के आसपास, इतना बॉन्ड एंगल होता है। अब डिपेंड करता है यहाँ पर कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। मिथाइल मिथाइल है तो ये बॉन्ड एंगल 111 के आसपास आया। अगर आपने यहाँ पर ग्रुप्स को चेंज कर दिया तो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा, ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रिपरेशन, मेथड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देखते हैं। सबसे पहले एल्कीन से प्रिपरेशन करेंगे, इसे कहा जाता है ACH यानी कि एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। इसके अंदर आप लोग मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेंगे। हालांकि मुझे मार्कोनिकोव रूल बिल्कुल डेफिनेशन से पसंद नहीं है, बकवास है एकदम। आप क्या करेंगे? कार्बोकेटाइन बनाएंगे, कार्बोकेटाइन बनाने के साथ साथ आप रीअरेंजमेंट करेंगे। लेकिन कहने की बात यह है कि मार्कोनिकोव रूल लगा है, हाँ ठीक है, अगर आपके पास सिमेट्रिकल या फिर जहां पर रीअरेंजमेंट का चांस ही नहीं है तो मार्कोनिकोव रूल लगाने में कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। तो मार्कोनिकोव रूल कहता है क्या है कि ये जो पानी है ना, पानी का जो H प्लस पार्ट है वो जाएगा उस कार्बन पर जिसपे ऑलरेडी H ज्यादा है, और OH माइनस पार्ट कहां जाएगा? उस पे जाएगा जहां पर ऑलरेडी H कम है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की कम है। तो आप क्या करेंगे? मार्कोनिकोव रूल डेफिनेशन के लिए ठीक है, लोगों को कहने के लिए ठीक है, लेकिन आप अंदर अंदर जानते होने चाहिए कि मार्कोनिकोव रूल में हमें यहां पर एक क्लासिकल कार्बोकेटाइन जो कि रियल कार्बोकेटाइन होता है वो बनाना है, साथ ही साथ रीअरेंजमेंट भी करनी होती है। फिर आता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये दूसरा वाला इसके अंदर किसी प्रकार का आपको कार्बोकेटाइन देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि यहां पर 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या बनती है? 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कंसर्टेड मैकेनिज्म चलता है जिसके चलते एंटी मार्कोनिकोव रूल को हमें फॉलो करना है। क्या करना है? एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करना है। एंटी मार्कोनिकोव रूल में जहां जिस कार्बन पर जाकर के बोरॉन जुड़ती है और दूसरी वाली कार्बन पर जाकर के इसका OH जुड़ेगा, OH कहां जुड़ेगा? OH ये वाली कार्बन पर जुड़ता है, ये वाला OH। तो हमारे जो सेट ऑफ रिएजेंट हैं वो क्या होते हैं? हमें यूज करना होता है B2H6, किसमें? एक सॉल्वेंट जिसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान यूज करना होता है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान यूज करने के साथ साथ फिर हमें क्या करना पड़ेगा? सेट ऑफ रिएजेंट दूसरा क्या होगा? ये तो है पहला। दूसरा क्या होता है? हम यूज करते हैं हम यूज करते हैं H2O2
वो भी किस में, बेसिक मीडियम में यूज करते हैं। तो यहाँ जो हाइड्रोजन का सोर्स है, ये वाला जो हाइड्रोजन का सोर्स आया, जरा ध्यान देना, ये वाली जो इवेंचुअली मैं इसको ऐसे लिखता हूं, CH3 है, CH है, CH2 है और एक OH है। ये वाला जो हाइड्रोजन आया है, ये कहां से आया है? ये वाला जो हाइड्रोजन आया है, ये सर ये कहां से आया है? ये वाला हाइड्रोजन आया है हमारा B2H6 से। और ये वाला जो हाइड्रोजन आया है, ये जो OH आया, ये कहां से आया है? लास्ट में हमने जो OH माइनस डाला था, जो बेस डाला था, ध्यान रखना, अगर मैंने यहाँ पर B2H6 की जगह पर B2D6 यूज किया होता तो यहाँ पर D आता, और अगर लास्ट में मैंने OD माइनस यूज किया होता, D2O2 एंड OD माइनस यूज किया होता, तो यहाँ पर OH की बजाय OD आता। तो alcohol so formed looks like it has been formed by the addition of water, it in the way of Markovnikov, opposite to the Markovnikov rule। इसे क्या कहा जाता है? एंटी मार्कोनिकोव रूल कहा जाता है। और देखते हैं कार्बन कंपाउंड से कैसे बनाया जाएगा। देखो बच्चों, अगर आप पैलेडियम और हाइड्रोजन को यूज करके रिडक्शन करते हैं, पैलेडियम और हाइड्रोजन जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अनसेलेक्टिव होते हैं, तो ये अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, सबको, सॉरी ईथर तो नहीं, अल्कोहल को, एल्डिहाइड को, सबको रिड्यूस, अल्कोहल को नहीं, ये क्या ये तो H2 है और ये PD है, ये अल्कीन को, अल्काइन को, अल्कीन हो गया, अल्काइन हो जाता है, एल्डिहाइड हो जाता है, कीटोन हो जाता है, एसिड हो जाता है, इन सभी लोग, ऑलमोस्ट इन सभी लोगों को रिड्यूस कर देता है। यहां पर क्या है मेरे पास? एल्डिहाइड। हाँ, एल्डिहाइड को रिड्यूस करके अल्कोहल बना देगा। ये क्या है? ये कीटोन है। कीटोन को रिड्यूस करके भी हम अल्कोहल बना सकते हैं। तो क्या कह रहा है ये? रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन किससे करेंगे हम? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे। कैटालिटिक सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 भी काम कर सकता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी काम कर सकता है। ध्यान रखना, H2PD जो होता है नॉन सेलेक्टिव होता है, इसलिए इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो मेजरली सभी फंक्शन ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, एक्सेप्ट एल्कीन एंड अल्काइन। एल्कीन को भी सेलेक्टिवली रिड्यूस कर सकता है अगर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में मौजूद है, तो इस डबल बॉन्ड को भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड निपटा सकता है। वो बाद की बात है। यहां पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को हमने क्या किया? एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, जैसे कि मैंने कहा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ऑलमोस्ट सभी लोगों को रिड्यूस कर देता है, तो कर दिया इसने, इसको रिड्यूस करके अल्कोहल बना दिया। भैया अल्कोहल को फर्दर रिड्यूस मत करना, ठीक है? ये गलती मत करना कि मैं तो सर इसको भी रिड्यूस करके इसका RCH3 बनाऊंगा। ना बाबू ना, ये मत करने ना, ये मत कर लेना, काफी एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कमर्शियली, सबसे पहले अल्कोहल को हम लोग एस्टर में कन्वर्ट करते हैं। अब आप यहां पर H2 पैलेडियम यूज कर सकते हैं या H2 निकल या प्लेटिनम यूज कर सकते हैं, तो आपको दो दो अल्कोहल मिल जाते हैं। हालांकि अगर आप डायरेक्टली इसको रिड्यूस करना चाहते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो ये महंगा भी है और साथ ही साथ इसकी हैंडलिंग भी जो होती है काफी टफ होती है। अब देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे किया जा सकता है। ये इसके ऊपर खूब सारा डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, 50% आयनिक, 50% कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। ये वाला जो R है इसकी कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, तो जब आप फाइनली पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद आपको प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। ये जो R आया है ये आपकी मर्जी का था, कहां से आया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया। फिर यदि आप लोगों ने एक एल्डिहाइड से शुरू किया जो कि RCHO है, तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। अगर आपने कीटोन से शुरू किया तो आपको टर्शियरी अल्कोहल मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त मेथड है ये। फिनोल के मेथड प्रिपरेशन को देखते हैं, हेलोरिन से कैसे करेंगे। भैया आप ध्यान दीजिए, यहां पर हमने क्या किया है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की है, वो भी किसके ऊपर? एरोमेटिक रिंग के ऊपर की है हमने। तो मेरा एक सवाल है आपको, ये रिएक्शन कैसे हो पाई है? सर कैसे नहीं हो पाएगी? इतने हाई टेम्परेचर पे, इतने हाई प्रेशर पर तो कुछ भी करवा लो, किसी भी आदमी से कुछ भी काम करवा सकते हैं हम, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतने हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे किसी भी व्यक्ति से कुछ भी करवाया जा सकता है। ये तो फिर भी बेचारे मॉलिक्यूल हैं, इनसे करवा सकते हैं। इसका मुझे नाम बताएंगे, इस रिएक्शन का मुझे नाम बताएंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बताएंगे। फिर बेंजीन हाइड्रोजन बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे किया जा सकता है? ओलियम से हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में ये रिएक्शन को सीखा है। हम सबसे पहले सल्फोनेशन करते हैं, फिर अगर आपने NaOH या NaOH के बाद H+ का ट्रीटमेंट करवाया, तो ये NaOH क्या करेगा? सबसे पहले यहां से एसिड बेस रिएक्शन करेगा और फिर एक प्रकार से रीअरेंजमेंट होती है जिसमें फिनोल बनकर के निकल आता है, फिनोक्साइड मिलता है। लेकिन लास्ट में अगर आप H+ से ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको फिनोल मिल जाएगा, न्यूट्रल फिनोल मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन होती है सबसे पहले इन दोनों के बीच में एसिड बेस रिएक्शन होती है, फिर उसके बाद यहां से निकाला जा सकता है, इसको डीसल्फोनेशन हो जाती है। डायजोनियम सॉल्ट से कैसे करेंगे? सबसे पहले आप एनिलीन लेंगे, एनिलीन के ऊपर आपने NaNO2 HCl डाला है, ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे? HNO2 बना देते हैं। क्या बना देते हैं? HNO2 बना देते हैं। और HNO2 जो होता है वो NO+ का सोर्स होता है। किसका सोर्स होता है? NO+ का सोर्स होता है। लेकिन टेम्परेचर कंडीशन ध्यान रखना, 273 to 278 केल्विन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा गर्मा गर्म पानी डाल दो, हल्का सा नुआया पानी डाल दो और आपको फिनोल तैयार मिल जाएगा। गैस निकलती हुई दिखेगी आपको, N2 गैस। क्यूमीन से कैसे करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यूमीन के ऊपर आपने रिएक्शन कर दी, मुझे इसका कॉमन नेम बताएंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में इस आदमी का कॉमन नेम बताएंगे। ऑक्सीजन से ट्रीटमेंट करवा दिया, ये क्या कॉमन नेम से लिखा तो हुआ है? एक और नाम होता है, एक और नाम होता है, जैसे इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, ऐसे नाम होता है ना, वैसे वाला कॉमन नेम बताएंगे। क्यूमीन तो है भाई, क्यूमीन लिख करके मुझे चिपका मत देना कि ये लो सर क्यूमीन क्यूमीन खाली मत लिख देना।
कोई और भी तो नाम होता है, जैसे कि इथाइल बेंजीन, मीथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, बलाना, ढिमकाना, चमकाना, वो होता है, मुझे बताएंगे आप। तो ऑक्सीजन जो होती है इस कार्बन के और हाइड्रोजन के बीच में जाकर फिट हो जाती है। अगर आपने थोड़ा सा एसिड डाला तो यहाँ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड चलता है। हालांकि एनसीईआरटी के अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं दी हुई है, लेकिन यहाँ से माइग्रेशन होता है। जब माइग्रेशन होता है तो ये फिनोल बन जाता है, और ये वाला जो आदमी है ना यहाँ से कट जाता है, और इसका कट गया, कटने के बाद इसका क्या हो जाता है, फिनोल मिल जाता है। फिनोल मिल जाता है, साथ साथ क्या मिल जाएगा आपको, एसीटोन मिल जाएगा, एसीटोन मिल जाता है। इसके बारे में सवाल पूछा जाता है कि क्यूमीन वाली रिएक्शन के अंदर दूसरा आदमी क्या मिला, एसीटोन मिलता है। अब आ जाते हैं केमिकल रिएक्शन के ऊपर, हम बात करेंगे। अल्कोहल को अगर आपने कार्बोकेटाइन से रिएक्शन करवाई तो आपको क्या मिल जाएगा, ईथर मिल जाएगा। कमाल हो गया भैया, ईथर हो जाएगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, और रिएक्शन होगी H+ को आपने निकाल दिया। ठीक है ना। अब देखो प्रमोटेड प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अल्कोहल ने कार्बन प्लस पे रिएक्शन की थी, तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। ये जो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, अगर आप चाहते हैं तो यहां से इसकी के ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा सकते हैं, जो कि H2O को निकलवा देगा। यानी कि अगर आप OH को निकालना चाहते हैं तो प्रोटोनेट कर दो। तो OH को लिविंग ग्रुप बनाने का बेस्ट तरीका होता है कि उसे H2+ बना दो, दुनिया का सबसे बेहतरीन लिविंग ग्रुप बन जाएगा। तो यहां से आप अल्काइल हैलाइड भी बना सकते हैं। तो अल्कोहल के ऊपर दो तरीके की रिएक्शन, अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल या फिर अल्कोहल को इलेक्ट्रोफाइल भी बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, उसे प्रोटोनेट करके दो। मैंने इसको इलेक्ट्रोफाइल बना दिया, देखो पहले ये अटैक कर रहा था, अब इसके ऊपर अटैक हो रहा है, अब इसके ऊपर अटैक हो रहा है। कमाल हो गया सर। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड, OH बॉन्ड को तोड़ने वाला। अगर आपने ROH को सोडियम से रिएक्शन करवाया तो अरे भाई इसका रोना निकल गया, RONA, रोना निकल गया, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो एल्यूमिनियम के साथ भी इसकी गुलगुल हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है। फिनॉल के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो फिनॉक्साइड बन जाएगा। भैया सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड उसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है, कोई भी कंपाउंड उसके साथ एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है, सोडियम उस एसिडिक हाइड्रोजन को छीन लेगा और हाइड्रोजन गैस में निकाल देगा। जो फिनोल होता है, फिनोल NaOH के साथ रिएक्शन कर देगा और आपको ये कंपाउंड दे देगा। मेरा सवाल आप लोगों से है, अगर मैंने ROH, ओए होए, अगर मैंने ROH की रिएक्शन सोडियम से करवा दी, अगर मैंने सोडियम से करवा दी तो इसका रोना निकल जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, RONA। लेकिन अगर मैंने रिएक्शन करवा दी ROH की NaOH के साथ, तो बताइए इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। अब देखते हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। एसिडिटी क्या कहती है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि जब भी एसिडिक कैरेक्टर की बात करनी होती है तो हमेशा हमें कॉन्जुगेट बेस बनाना होता है। यहां से आप H+ को निकालेंगे, O- बनाएंगे, H+ को निकालेंगे, O- बनाएंगे, H+ को निकालेंगे, O- बनाएंगे। जैसे बेबी को बेस पसंद है, आप लोग जानते होंगे, जैसे बेबी को बेस पसंद है, वैसे कार्बन माइनस हो या फिर एटम O- हो या फिर नाइट्रोजन माइनस हो, इन सभी लोगों को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पसंद है। लेकिन अगर कार्बन प्लस है तो इसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पसंद है, जैसे बेबी को बेस पसंद है। तो ध्यान रखिए मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों ने यहां से O- बनाया है, इसका मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और हम नहीं चाहते थे इसको इलेक्ट्रॉन दें, ये तो और ज्यादा इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। ये वाला आदमी कम दे रहा है। ये ऐसा दोस्त है, इसने फोन करके अपने दो दोस्तों को बोला, अरे यार मैं जीवन में बहुत परेशान हूं, मन कर रहा है कि मैं कूद जाऊं। तो इन तीनों ने कहा कि अरे हमें बताओ कहां से धक्का देना है, तो हमें तुम्हें धक्का देंगे, हम दे देंगे तुम्हें धक्का। यहाँ पे दो लोग कह रहे धक्का देंगे, यहाँ पे एक ही आदमी कह रहा धक्का देंगे। तो भैया ये अच्छा दोस्त हुआ ना, कम से कम एक ही आदमी है जो धक्का दे रहा है, संभालने वाला कोई नहीं है तो धक्का ही देना है। लेकिन धक्का देने वाले कम होने चाहिए, धोखा देने वाले कम होने चाहिए। तो आप जानते होंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के अंदर प्राइमरी इज द बेटर, प्राइमरी इज द बेस्ट एसिड। ठीक है ना, कंपेयर। और एक और इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पे दे देता हूं कि जो पानी होता है, पानी जो होता है वो सारे के सारे अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर होता है। कंपेयर कर लेना इसको मेथनॉल से। मिथनॉल एक स्ट्रॉन्गर एसिड बोला जाता है कंपेयर टू वाटर, और वाटर जो होता है बाकी सारे के सारे अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, सिर्फ मिथनॉल जो होता है, सिर्फ मिथनॉल थोड़ा सा ज्यादा पानी से थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक होता है, बाकी सारे अल्कोहल से भी ज्यादा एसिडिक होता है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात कर लूं तो वाटर इज अ बेटर प्रोटॉन डोनर होता है अल्कोहल में, जो मैंने यहां पर कंक्लूजन लिख दिया है। ठीक है चा, ठीक है जी। अच्छा, फिर एसिडिटी ऑफ फिनॉल की बात कर लेते हैं। भैया इससे तो जबरदस्त कोई बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस चार्ज, ये जो H+ निकलेगा वो फिनॉक्साइड के रूप में स्टेबलाइज हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा, रेजोनेंस की वजह से काफी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिनॉल्स आर द स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल एंड वाटर। तो फिनॉल PHOH इज स्ट्रॉन्गर एसिड कंपेयर टू पानी, पानी के बाद अल्कोहल, पानी के बाद अल्कोहल। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात को समझते हैं, कुछ pKa के ऊपर बातें करेंगे। ये सवाल यहां से बनाया जा सकता है। देखो 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 देखो, जैसे जैसे Ka बढ़ता है वैसे वैसे pKa घटता है, जैसे जैसे pKa घटता है एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो बढ़ती है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो बढ़ती है। तो आइए सबसे पहले ऑर्थो
मेटा और पैरा को कंट्रोल कर लेते हैं, इन्हें चेक करते हैं तो 7.2 है, 8.3 है, 7.1 है। तो सबसे कम pKa किसका है? तो पैरा हो गया बेस्ट। पैरा के बाद कौन आएगा? ऑर्थो आएगा। ऑर्थो के बाद कौन आएगा? मेटा आएगा। तो पॉम 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 हो गया। क्या हो गया? पॉम हो गया। याद रखना, याद रखना, याद रखना। सर ऑर्थो वाला थोड़ा सा कम एसिडिक क्यों हुआ है? थोड़ा सा कम एसिडिक इसी हुआ है क्योंकि इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो नाइट्रो ग्रुप जाने नहीं देता, थोड़ा सा नखरे करता है, लेकिन जाना तो है, ये जाने वाले को कौन रोक सकता है? बाकी उसके बाद फिनोल है, देखो 10 हो गया, 10.2 हो गया, 10.1 हो गया। इन सबको याद करने की जरूरत नहीं, ये तो आप एग्जाम में अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। कंपैरिजन के लिए देख लीजिए, बाकी सारे के सारे फिनोल थे। अल्कोहल इज लेस एसिडिक, अल्कोहल इज लेस एसिडिक। एस्टरिफिकेशन समझते हैं। ये जो ROH है या फिर AROH है, ये वाला OH अपना देगा, ये वाला आदमी सिर्फ अपना H देता है। यहां से सिर्फ H जाता है, यहां से OH जाता है। तो ध्यान देना, अल्कोहल H, अल्कोहल H का सोर्स है, एसिड है जो OH का सोर्स है। एस्टेरिफिकेशन की बात हो रही है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, लेकिन अगर आप रिएक्शन को इरिवर्सिबल बनाना चाहते हैं तो इसकी रिएक्शन आपको RCuCl से करनी पड़ेगी और pyridine से काम चल जाता है, क्योंकि जो HCl निकला है, pyridine और HCl की मोहब्बत हो जाती है और ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। यदि आप लोग सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन करवा दें, किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवा दें, तो OH कहेगा कि मैं इसे अपने आप को असाइलेट कर लूंगा। असाइलेट करने से क्या हो जाएगा? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसी को एस्पिरिन कहते हैं। एस्पिरिन के 3 काम होते हैं, ये ब्लड थिनर होता है जो ब्लड पेशेंट होते हैं उनके लिए, और एनाल्जेसिक भी होता है और एंटीपायरेटिक भी होता है। एंटीपायरेटिक भी होता है एस्पिरिन। फिर देखते हैं बच्चों थोड़ी सी और बातें। अगर आपने ROH की रिएक्शन को करवा दिया HX के साथ, तो ये सबसे पहले प्रोटोनेट करेगा, X माइनस आएगा, पीछे से इसकी लात मारेगा और RX बना देगा। लात मारने के बाद RX बना देगा। लुकास रिएक्शन बहुत फेमस होता है। जनरली SN1 मैकेनिज्म चलता है, SN1 मैकेनिज्म के हिसाब से चलेगा, यानी कि कार्बोकेटाइन अच्छा खासा स्टेबल बनना चाहिए। लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट की जो सेट ऑफ रिएजेंट है वो क्या होता है? कॉन्सोनेट HCl एंड ZnCl2। याद रखना, ZnCl2 जो होता है वो हमेशा एनहाइड्रस फॉर्म में होना चाहिए। और जो इसके हैलाइड बनते हैं ना, जो RCl बनते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिख के बताता हूं कि अगर मैंने एक ROH की रिएक्शन को करवा दिया, इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, यदि आप लोग को चाहिए माइंड मैप चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा। एनसीईआरटी सीरीज के साथ साथ मैं माइंड मैप सीरीज भी कंटिन्यू कर दूंगा। ये जो कंपाउंड होता है RCl, ये प्रेसिपिटेट होने लगता है, थोड़ा सा इमिसिबल होता है, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट आने लग जाता है। दुनिया वाले कहते हैं कि टर्बिडिटी आई, टर्बिडिटी आई, टर्बिडिटी आई, पर लोगों को यही नहीं पता कि टर्बिडिटी आई तो किसकी आई, यही नहीं मालूम होता है। फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ROH की रिएक्शन करवा दी अगर मैंने PX3 के साथ, PX3 के साथ, तो आप यहां से क्या बना कंपाउंड बना लेंगे? RX बना लेंगे, RX बना लेंगे। ये हुई एलिमिनेशन रिएक्शन। ये कैसी एलिमिनेशन है? इवन एलिमिनेशन है। अगर आपने एसिड यूज किया तो कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनने के बाद आपको रीअरेंज करना है, रीअरेंज करना है, फाइनली आपको मोर स्टेबल एल्कीन बनाना है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, S3PO4, KHSO4, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपने इथेनॉल की रिएक्शन को करवा दिया 443 पे, 443 पे, तो आपको एल्कीन मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। लेकिन अगर आपने इथेनॉल की ही रिएक्शन को करवा दिया, इथेनॉल की रिएक्शन को करवा दिया, आई लव यू, आई सर क्या बोल रहे हो, आई लव यू, 413 केल्विन पे, 413 केल्विन पे, तो आपको क्या मिलेगा? C2H5O, C2H5, यानी कि ईथर मिल जाएगा, ईथर मिल जाएगा। तो 413 आई लव यू टेम्परेचर पे किया तो ईथर मिलेगा, ज्यादा पे किया तो एल्कीन मिलेगा। जो सेकेंडरी टर्शियरी होते हैं वो हमेशा क्या करेंगे? एल्कीन ही देंगे, एल्कीन ही देते हैं। रिएक्टिविटी, जो रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन है, टर्शी वाला जल्दी से डिहाइड्रेट हो जाता है, देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, क्योंकि जो एल्कीन मिला है वो सबसे ज्यादा यहां पे स्टेबल होगा ड्यू टू मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अभी तक हमने क्या किया था? यहां पे बॉन्ड को काटा था, फिर हमने क्या किया? ये वाला बॉन्ड को काटा एस्टरिफिकेशन में। अब क्या करेंगे? ये वाला बॉन्ड काटेंगे और ये वाला बॉन्ड काटेंगे। सर आप एक ऑक्सीजन की वैलेंसी का नुकसान कर रहे हैं, एक कार्बन की वैलेंसी का नुकसान कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे की मदद कर लेंगे, यानी कि आप डिहाइड्रोजिनेशन की बात कर रहे हैं या फिर आप ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करी तो एल्डिहाइड बन सकता है, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। तो करने के लिए मेरे पास दो तरीके के सिस्टम होने चाहिए, या फिर एक होना चाहिए यहां तक रोकने के लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, लेकिन अगर मैं यहां से यहां जाना चाहता हूं तो मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। तो अगर मैंने यूज कर दिया CrO3 एनहाइड्रस मीडियम में, ध्यान रखना बच्चों, CrO3 एनहाइड्रस मीडियम में, तो एल्डिहाइड पे कहानी रुक जाती है, यानी कि ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मुआ है, मुआ। क्या है ये? मुआ। अगर आपने PCC का इस्तेमाल किया तो ये भी मुआ है, यानी कि एल्डिहाइड पे रुक जाता है। सेकेंडरी का इस्तेमाल कर दिया तो कीटोन पे रुक जाता है। तो CrO3 एनहाइड्रस मुआ है, लेकिन अगर CrO3 के साथ पानी डाल दिया तो वो सोआ, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। ये देखो,
अगर मैंने अल्कोहल को कॉपर के बर्तन में या मैंने सिल्वर के बर्तन में हीट कर दिया, कितने टेम्परेचर पे 573 केल्विन पे हीट कर दिया, तो आपको वही रिजल्ट मिलता है एल्डिहाइड, दूसरा वही रिजल्ट मिलता है कीटोन, और तीसरा कमाल हो गया, जहां पर टर्शी के ऊपर कोई काम नहीं हो पा रहा था, टर्शी अल्कोहल डू नॉट गिव एनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लेकिन कॉपर ने क्या किया, अगर मैं ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता हूं तो क्या हुआ, मैं डिहाइड्रेट जरूर कर दूंगा, डिहाइड्रेट जरूर कर दूंगा। तो डिहाइड्रेशन टेक प्लेस ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन जब आप कॉपर या सिल्वर के बर्तन में इन्हें हीट करते हैं तो अब रिएक्शन विद फिनोल्स देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है, सबसे पहले नाइट्रेशन रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट HNO3 के साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ आपको ऑर्थो एंड एज वेल एज पैरा मिल जाता है। टेम्परेचर जरा ध्यान रखिएगा 298 यानी कि 25 डिग्री पर ही रिएक्शन की जाती है। मिक्सचर मिलता है हमें, ऑर्थो और पैरा जो मिलते हैं उसे हमने स्टीम से आइसोलेशन करते हैं, स्टीम आइसोलेशन करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन से करते हैं। तो ये सवाल भी बनता है जेईई मेंस के अंदर, ये पूछा जाता है, नीट के अंदर भी पूछा जाता है कि ये जो है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पैरा के अंदर जो है वो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल पैरा नाइट्रोफिनोल के अंदर जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होता है, हेंस स्टीम वॉलेटाइल स्टीम डिस्टिलेशन इज पॉसिबल, स्टीम डिस्टिलेशन पॉसिबल होती है। अगर आपने कॉन्सेंट्रेट गलती से कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवा दी तो आपको पिक्रिक एसिड मिल जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिल जाता है। हालांकि ये रिएक्शन इतनी नहीं होती, ये भी कंपाउंड मिलता है आपको, ओवर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलता है। मुझे इसका नाम बताएंगे, मुझे इसका कलर बताएंगे, नाम और कलर, मुझे इसका नाम बताएंगे, मुझे इसका कलर भी बताएंगे। मेजर यही कंपाउंड देखा जाता है, मेजर यही कंपाउंड देखा जाता है। अगर यहां से यहां आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो आप K2Cr2O7 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, K2Cr2O7 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मेरे को तो अच्छी खासी ईल्ड में चाहिए, पिक्रिक एसिड अच्छा खासा बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिनोल का सबसे पहले ट्रीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो होता है वो क्या करेगा, सबसे पहले सल्फोनेशन कर देगा, कितने दो प्लेसेस पे कर देता है, यहां पर भी SO3H लग जाता है, पैरा पर भी SO3H लग जाता है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अगर मैं यहां से SO3H को हटाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, एक बार मैं सल्फोनेशन कर देता हूं, मैं खूब सारी सल्फोनेशन कर दूंगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 HNO3 के साथ। अब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 क्या कह रहा है कि मेरी ना रिंग इतनी ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं है, मेरी रिंग इतनी ज्यादा एक्टिवेटेड ही नहीं है, तो मैं इसकी ओवर ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, ओवर ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता तो NO2 लग जाएगा, NO2 लग जाएगा, NO2 लग जाएगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिल जाता है, पिक्रिक एसिड मिल जाता है, बहुत अच्छी ईल्ड के अंदर। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। हेलोजिनेशन कर लेते हैं। यदि आप लोगों ने लो पोलैरिटी सॉल्वेंट जैसे कि क्लोरोफॉर्म या CH2 या फिर CCl4 भी यूज कर सकते हैं लो टेम्परेचर पे, तो आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाता है जिसमें मेजर पैरा ही होता है। अगर आपने गलती से पानी का इस्तेमाल कर लिया तो आप लोगों को क्या मिलेगा, पानी के प्रेजेंस में आप लोगों को क्या मिल जाएगा, खूब सारे बी आर लगते हुए नजर आ जाएंगे। मैं शायद यहाँ पर, हाँ ये देखिए बी आर 3 लग जाएंगे, तीन लग जाते हैं अगर आपने पानी का इस्तेमाल किया या नहीं किया तो भी, नहीं करने से भी करने से भी। ये कह रहा है कि इन केस ऑफ फिनोल द पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस, पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड। लोग आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि भैया ब्रोमिनेशन करना है तो लुइस एसिड कहां यूज किया हुआ है। यूजुअली हेलोजिनेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, PbBr3 FeBr3 का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ फिनोल द पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड। तो ध्यान दे लेना, ये मत सोचना कि सर यहां पर हमने FeBr3 वगैरह वगैरह लुइस एसिड तो यूज ही नहीं किया, तो रिएक्शन कैसे हो पा रही है, पोलराइजेशन हो जाती है और रिएक्शन भी हो जाती है। अगर आपने पानी का इस्तेमाल किया तो आपको ट्राई ब्रोमिनेशन मिलता है और ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, जो कि एक प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक के टेस्ट भी बन जाता है कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है तो फिनोल की टेस्ट भी हो जाती है, फिनोल का आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। कॉल्बी रिएक्शंस क्या होती है बच्चों, कॉल्बिनेशन कहते हैं जो फिनॉक्साइड, अगर मैंने इसका पहले फिनॉक्साइड बनाया, फिनॉक्साइड बन चुका है और ये नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा, ये वाली कार्बन इस पे अटैक करेगी, यानी कि अब यहां से क्या मिल सकता है, आपको सैलिसिलिक एसिड मिल सकता है, सैलिसिलिक एसिड मिल सकता है। तो अगर आपने NaOH का इस्तेमाल किया तो आपको मस्त 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 आपको सैलिसिलिक एसिड मिल जाता है। ये देखो बच्चों, ये सैलिसल्डिहाइड नहीं है, ये सैलिसिलिक एसिड है। राइमर टाइमर रिएक्शन क्या है, अगर आपने क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH का इस्तेमाल किया तो आपको ये वाले इन दोनों के रिएक्शन से आपको CCl2 मिल जाएगा। CCl2 को ये वाली जो कार्बन है ना, जब ये फिनॉक्साइड बनाएगा तो ये वाली कार्बन, ये वाली ले लो या ये वाली ले लो, इन दोनों में से कोई एक कार्बन रिएक्शन करेगी और ये इंटरमीडिएट बनता है। इसके ऊपर जेईई मेंस या नीट सवाल पूछता है कि इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, इंटरमीडिएट ये है। वापस जब आप NaOH का इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे करते करते 1 2 3 4 स्टेप करते, मैं अभी आपको मैकेनिज्म नहीं सिखा रहा, मैकेनिज्म अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको मैकेनिज्म भेज दूंगा। फिर ये रिएक्शन करके आपको क्या बना करके देगा, एक फिनॉक्साइड देगा, साथ में CHO इंस्टॉल हो चुका है, एसिड डालने से यहां पर H आ जाता है। तो ध्यान देना बच्चों, ये वाला जो H है ना,
ये वाला जो H है, ये कहाँ से आया? ये बेंज़ीन का H है। कहाँ का H है? ये बेंज़ीन का H है। और ये वाला जो H आया फाइनली, ये कहाँ से आया है? ये हमने एसिड लास्ट में डाला है। लास्ट में हमने एसिड डाला है, तो इसे राइमर-टाइमन रिएक्शन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? राइमर-टाइमन रिएक्शन, जो कि सैलिसल्डिहाइड बनाने के काम आता है। प्रीवियस रिएक्शन में ध्यान देना, मैंने सैलिसिलिक एसिड और इसका नाम था कोल्बीज़ रिएक्शन। इसका नाम था कोल्बीज़ रिएक्शन। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ CHCl3 नहीं बल्कि CCl4 यूज़ करना चाहता हूँ और NaOH यूज़ करना चाहता हूँ, तो उसे राइमर-टाइमन कार्बोक्सिलेशन कहते हैं और फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट मिलता है OH और यहाँ मिल जाएगा आपका COOH। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये आपको ये रिएक्शन हो जाती है, इसे राइमर-टाइमन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहा जाता है। अगर आप फिनॉल का OH भगाना चाहते हैं, गायब करना चाहते हैं, तो जिंक का इस्तेमाल करिए। जिंक कहेगा बाय बाय, मैं लेके जा रहा हूँ ऑक्सीजन को। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप Na2Cr2O7 या फिर K2Cr2O7 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको मस्त सा एक कंपाउंड मिल जाएगा जिसका नाम मैंने आपसे पूछा था, नाम होता है इसका बेंजोक्विनोन। और मैंने आपसे कलर पूछा था तो इसने कलर भी लिख दिया है, डार्क कलर्ड मिक्सचर कंटेनिंग क्विनोन। क्विनोन मिलता है। कलर नहीं बताया, कलर आप ही बताएंगे, कलर आप ही बताएंगे। और देखते हैं बच्चों, ईथर की बात करेंगे। मैंने जैसे कि आपसे कहा था, अगर आप आई लव यू के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको ईथर मिलेगा। हाई टेम्परेचर पर करेंगे तो ईथर, तो हमेशा आपको क्या मिलता है? एल्कीन मिलता है। हम यूज कर क्या 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 करते हैं? H2SO4, H3PO4 या फिर आप KHSO4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको क्या मिल जाएगा? लोअर टेम्परेचर पे हमेशा आपको ईथर मिलता है, हाई टेम्परेचर में आपको हमेशा क्या मिलेगा? एल्कीन मिलेगा। जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, आपको एक RX का इस्तेमाल करना है जो कि ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, सॉरी ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। क्योंकि आप प्योर SN2 रिएक्शन कर रहे हैं तो RX के ऊपर लिमिटेशन होती है कि X जो होता है वो फ्लोरीन नहीं हो सकता, R जो है बच्चों वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते तो क्या हो जाएगा? उससे एल्कीन बनने लग जाएगा, उससे एल्कीन बनने लग जाएगा। ROR अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, F फ्लोरीन नहीं होना चाहिए और R टर्शरी नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये टर्शरी है, ये न्यूक्लियोफाइल टर्शरी है भाई, ये न्यूक्लियोफाइल टर्शरी, ये अटैक कर सकता है, तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ये भी ये वाला टर्शी कंपाउंड ले लिया, जैसे कि मैंने कहा था ये टर्शी नहीं होना चाहिए, दिक्कत है, तो टर्शी एल्कीन में क्या हो जाता है? एल्कीन में एलिमिनेशन रिएक्शन आनी, मतलब ये अल्काइल ब्रोमाइड जो आपने लिया है उसमें एलिमिनेशन होनी शुरू हो जाती है, E2 रिएक्शन होने लगती है और आपको एल्कीन मेजर कंपाउंड मिल जाता है। अब देखते हैं कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड तोड़ना है, मुझे यहां से या यहां से कहां से तोड़ना है, मुझे वो देखना पड़ेगा मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। तो SN2 वर्सेस SN1 चलती है। मैंने एक बार ये सवाल पहले भी पूछा था, मुझे बताएंगे आप लोग SN1 और SN2 में फास्टर रिएक्शन कौन सी होती है? उसी के ही बेसिस पे आप आंसर करेंगे। यूजुअली HI का ही इस्तेमाल किया जाता है और इसके ऊपर सवाल डेफिनेटली आपको आने वाले एग्जाम में जरूर 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 देखने को मिलेगा, जरूर देखने को मिलेगा। जैसे ही मैंने यहां से काटा, मैंने इसको HX लिया, मैं यहां से काटूं या यहां से काटूं? अब आपको अगर ज्ञान है, इल्म है कि ये वाला बॉन्ड मैं कभी नहीं काटूंगा, क्यों नहीं काटूंगा? क्योंकि कॉन्जुगेशन है लाला, कॉन्जुगेशन है, तो ये हमेशा फिनॉल मिलेगा। चाहे आप एक HX लें, 2 लें, 5 लें, 50 लें, 1 लाख लें, तो कट्टा भर के ले लो, ट्रक भर के ले लो, हमेशा आपको फिनॉल ही कंपाउंड मिलेगा। यहां से टूट फूट सकता है, ईथर विल गिव यू 2 डिफरेंट अल्काइल इन द सेम मैनर, दोनों दे सकता है। अगर आप चाहें तो इसको R के साथ OH या फिर R डैश OH भी बना करके दे सकता था, H भी बना करके दे सकता था, डिपेंडिंग अपॉन इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है। जब तक आप लोग सोच पा रहे होंगे, आंसर कर पा रहे होंगे, मैं ही आंसर कर देता हूं। SN1 इज फास्टर, SN1 इज फास्टर, SN1 इज फास्टर। देखो मैंने आपको 4 सवाल दिए, 3 सवाल दिए, मुझे इनके आंसर आप लोग करके देंगे, 1 2 3 मुझे बताएंगे आप लोग। अगर मैंने इसका कॉन्संट्रेटेड किसके साथ, कॉन्संट्रेटेड HI के साथ, कॉन्संट्रेटेड से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक्सेस ले लो। क्या ले लो? एक्सेस ले लो। एक्सेस HI के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, एक्सेस HI के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, एक्सेस के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं। किसके साथ करवा रहा हूं भैया? मैं एक्सेस के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, एक्सेस HI के साथ, एक्सेस HI के साथ। मुझे आप प्रोडक्ट लिख के बताएंगे कि नंबर 1 वाले का क्या आंसर है, नंबर 2 वाले का क्या आंसर है, नंबर 3 वाले का क्या आंसर है। आइए बच्चों कुछ और रिएक्शन देखते हैं, एनसीईआरटी पूरी खत्म हो जाएगी। और मुझे बताना तो सही यार चैट बॉक्स में कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, इतना काम कर रहा हूं, बताना जरा मुझे। OR ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और ऑर्थो एंड पैराडायरेक्टिंग ग्रुप होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रहा है। रिंग एक्टिविटी ग्रुप है तो इसे एनिसोल कहेंगे। Br2 अगर आपने डाल दिया किसमें, इथेनोइक एसिड में, यानी कि पोलर मीडियम, मस्त मस्त पोलर मीडियम बना दिया है, तो पैरा एंड ऑर्थो ये कंपाउंड मिलते हैं जनरली इस भीड़ भाड़ से बचने के लिए, स्टेरिक हिंड्रेंस से बचने के लिए क्या करते हैं, हमेशा पैरा मेजर बनाते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन जनरली क्या करते हैं, AlCl3 CH2 में यूज करते हैं। यहाँ ऑर्थो एंड पैरा बन जाता है तो मेजर जो होता है, मेजर हमेशा पैरा ही बनता है, जनरली का केस है। और यहाँ आपको कार्बोकेटायन बनाना है, कार्बोकेटायन बनेगा
तो आपको रीअरेंजमेंट भी करनी है। आर के ऊपर एम लिखने का तरीका है रीअरेंजमेंट करनी है। यहां पर आपको असाइलियम आयन बनाना है, यानी कि मैं सिंपल ऐसे लिख देता हूं आर सी डबल बॉन्ड ओ प्लस बनाना है, असाइलियम बनाना है। ध्यान रखिए यहां पर किसी प्रकार की रीअरेंजमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ऑलरेडी ये जो ऑक्सीजन है ये लोन पेयर दिए हुए हैं और काफी अच्छा कार्बोकेटाइन ये ऑलरेडी है, तो ये दो प्रोडक्ट मिल जाते हैं। मेजर हमेशा पैरा ही मिलता है। नाइट्रेशन करना चाहते हो तो आप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 NaCNO3 ले लेंगे, तो आपको माइनर ऑर्थो और मेजर वापस से पैरा मिल जाता है। ये लो जी कमाल हो गया। हमने पूरा का पूरा चैप्टर को उधेड़ लिया, डिस्कस कर लिया मात्र 30 मिनट के कोर्स में। अगले लेक्चर में मिलता हूं। आज के लिए इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अपने मार्क्स को, अपनी तैयारी को सुधारते रहिए। अलविदा, नमस्कार।